गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीआरसी टेक्निकल में मैं के वर्मा आप लोग का बहुत से स्वागत करता हूं। तो जहां तक हम लोग देखे थे कि हम लोग आईटीआई की नई सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि पूरा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे लिए जो कंपटीटिव एग्जाम है, जो इलेक्ट्रीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका हम लोग एक फिलहाल के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सब्जेक्ट उठाए हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक, तो अब अगला चैप्टर हमारा क्या है कि सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक, तो ये बैच हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चल रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ऑफलाइन बैच आने के लिए, वो हमारे नज़दीकी ब्रांच से आके संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जो कि किससे रिलेटेड है? सेफ्टी एंड हेल्थ से। ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ। ये हम लोग का नया चैप्टर है, सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रीशियन या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहा है, ठीक, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि वो कैसे अपने आप को इक्विपमेंट से या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से बचाए, और दूसरों को भी वो साथ ही साथ बचाए। और साथ ही साथ अगर किसी और को इलेक्ट्रिक का झटका लग गया है तो वो किस तरीके से उसकी फर्स्ट एड कर सकता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी में सबसे ज्यादा हमको क्या लगता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक जब लग जाता है तो उससे कैसे बचा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसके लिए हमको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि हम लोग क्या किस पे काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पे। हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पे। और हम जानते हैं कि हमको जब भी काम करना पड़ेगा तो हमेशा हमको हाई वोल्टेज पे ही काम करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज पे ही हमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तब अगर हल्का सा भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक के या फिर विद्युत के संपर्क में आए, ठीक, तो वो क्या करेगा कि हमारे शरीर को पूरी तरीके से गला भी सकता है। इतना ज्यादा हाई वोल्टेज में इतना पावर होती है कि जहां पे भी टच होगा उस हिस्से को वो क्या कर देगा कि वो गला देगा। तो ऐसे न हो तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसकी वजह से, तो हम वहां पर सावधानी बरतेंगे। ठीक है, तो सावधानी बरतने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे कुछ जानकारियां देंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमको शॉक लगता है, ठीक है, जो शॉक लगता है वो कैसे लगता है, किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। कि जैसे ही हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ठीक, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, या फिर हम लोग स्टार्टिंग से ले ले, जनरेटर हमारा क्या करता है कि वोल्टेज ईएमएफ को जनरेट करके वो आगे के लिए भेज देता है। ठीक, तो जब हम लोग इसको जनरेटर को हम लोग जनरेटर से हम लोग ईएमएफ लेते हैं, फिर ट्रांसफार्मर भेजे ट्रांसमिशन लाइन के जरिए, फिर दूसरे ट्रांसफार्मर के पास से पोल से होते हुए हमारे घरों तक आ जाता है। ठीक है, ये पूरा एक सिंगल लाइन डायग्राम हो गया कि जिससे कि एक जनरेटर हमारा वोल्टेज को ईएमएफ को जनरेट करके हमारे घर तक पहुंचाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है कि जनरेटर भी हमारा ग्राउंड होती है और ट्रांसफार्मर को भी हम लोग ग्राउंड करते हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं। ठीक, और जो हमारे पास टावर है या फिर पोल है
उसको भी हम लोग क्या करते हैं 3 या 4 के बाद 4 पोल के बाद हम लोग ग्राउंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड करने का ये है कि जितना जहां से करंट पैदा हुई है वहीं पे वापस चली जाए। हम लोग जानते हैं कि जहां से जो स्टार्ट होता है वहां पे वापस एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे घर में बिजली आई या फिर इंडस्ट्री में आई तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग उसके संपर्क में आते हैं, बिजली के संपर्क में आते हैं, जैसे कि कोई भी हमारे पास मशीन है, ठीक, और वो मशीन की वाइंडिंग किसमें बॉडी में टच हो गई। ठीक है, मशीन की वाइंडिंग क्या हो गई बॉडी में जब टच हो गई तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होने लगा। और यदि हम लोग आके इसको छू लेते हैं, यदि आके हम इसको छू लेते हैं तो क्या होगा, यह हम लोग क्या है ग्राउंड पे है। ठीक, तो यहाँ से एक करंट फ्लो करेगी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक में हमारा बॉडी इलेक्ट्रिक के लिए एक कंडक्टर का काम करता है, जो हमारे अंदर से करंट फ्लो हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे किया कि ये हमारी बॉडी से ये पाथ बना के ये ग्राउंड हो गया। ठीक, ये ग्राउंड इसके पास गया। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है कि हमारे पास एक फेज यहाँ से आ गया, ठीक, और न्यूट्रल हमको ग्राउंड से मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा सिस्टम पूरा अर्थ पे सबके साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो न्यूट्रल हमको यहाँ से मिल गया और फेज हमको ऊपर से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको हमारे अंदर से करंट फ्लो हो जाती है। तो जैसे ही हमारे अंदर से करंट फ्लो होगी, ठीक, तो हमको कुछ अलग फील होगा। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर से निकलेगी, ठीक, कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज, तो उस फ्रीक्वेंसी पे हमारी शरीर सह नहीं पाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमको कुछ इंजरी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत माइनर से हम लोग टच करते हैं कि हल्का सा टच किए, हल्का सा करंट लगा, वो छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग टच करते हैं उसको, किसी भी अप्लायंस को, तो वो क्या करेगा कि उसको चपका लेता है। तो वो तब तक नहीं छोड़ता है जब तक या तो वो बेहोश ना हो जाए या फिर उसकी डेथ ना हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमको बिजली का झटका लगता है। ठीक, कि किसी भी अप्लायंस को अगर हम लोग बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी जांच परख के अगर टच कर लेंगे, ठीक, और अगर हम लोग ग्राउंड के संपर्क में हैं तो हमको यहाँ पे शॉक लग सकता है। ठीक, तो यहाँ से ही हमको एक चीज समझ में आ गई कि हमको किसी भी सामान को जिस सामान के बारे में हमको प्रॉपर जानकारी नहीं है, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट के बारे में जिसके बारे में अगर हमको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हमेशा उससे दूर रहना है। ठीक, नहीं तो क्या होगा कि अगर उसके पास गए और उसको अगर छू लिया और अगर उसमें फॉल्ट है तो वो फॉल्ट हमको भी लग सकता है। ठीक, वो झटका हमको भी लग सकता है। तो वो झटके से बचने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले वो करना है कि अगर किसी भी अप्लायंस को, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में अगर हम लोग नहीं जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उससे दूरी बना के रखेंगे। दूसरी चीज सब स्टेशन या फिर इंडस्ट्री में जहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, वहां पे हर अप्लायंसेस को, किसी भी अप्लायंस को छूने से पहले हमारे हाथ में एक रबर का दस्ताना होना चाहिए, जिससे कि एक इंसुलेशन मिल जाए। और ये इंसुलेशन मिलते ही क्या होगा कि इंसुलेशन मिलते ही करंट फ्लो यहाँ पे नहीं कर पाएगी, और यहाँ पे जब करंट फ्लो नहीं कर पाएगी तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, और तीसरा चीज क्या करना है कि अच्छी क्वालिटी का शूज पहनना है। अच्छी क्वालिटी का शूज का मतलब कि ऐसा शूज जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो ज्यादा हो, जिसकी वजह से हम ग्राउंड भी ना हो पाए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा करंट फ्लो नहीं कर पाएगी और हमको शॉक नहीं लग पाएगा। ठीक है, और इससे चौथा तरीका क्या है कि हम लोग या तो पहले से ही एक अर्थिंग बना दें। हम लोग क्या करें कि एक पहले से उस जहां पे भी हम लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में या फिर घर पे, वो अलग से वहां पे एक अर्थिंग बना दे हम लोग, जिससे कि क्या होगा कि पूरी की पूरी जो लीकेज करंट होगी
कम रेजिस्टेंस यहाँ पे पाने की वजह से पूरा यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, और जब भी हम इसको छुएंगे यहाँ पे हमको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस तार के मुकाबले हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तार के मुकाबले हमारे शरीर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होने का मतलब है कि करंट हमेशा ही इजी पाथ को फॉलो करता है ना। समझ में आ रही है चीजें कि करंट हमेशा इजी पाथ को फॉलो करता है, तो वो क्या करेगा कि वो अर्थिंग से होते हुए ग्राउंड हो जाएगा। ठीक, और हम शॉक से बच जाएंगे। ठीक, तो 3-4 तरीके ऐसे हैं जिसको हम लोग अमल में लाए तो हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बच भी सकते हैं और दूसरों को बचा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आएंगे कि जैसे ही हमको शॉक लगता है, ठीक है, जैसे ही हमको शॉक लगता है हम लोग क्या होते हैं, तुरंत ही तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि जैसे ही हमको शॉक लगा, तो शॉक लगने के बाद कभी कभी क्या होता है कि तार तुरंत हमको छोड़ देता है। ठीक है, तो वहां पे जब हमको तुरंत तार छोड़ देता है तो उस समय हमको क्या होता है कि हल्की सी बस झंझनाहट फील होती है। ठीक, और जहां पे करंट मारा हुआ है वहां पे हल्का सा शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को भी कभी करंट का झटका लगा होगा तो ये फील किए होंगे कि जहां पे हम लोग जिस भी हाथ से अगर उसको टच करते हैं तो वहां पे एक वाइब्रेशन सा हमको फील होता है, और उस जगह पे क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए हल्का सा शून्य हो जाता है कि वहां पे कुछ भी चीजें पता नहीं चलती है। ठीक है, तो करंट क्या करता है कि थोड़े समय के बाद वो हमको छोड़ देता है। तो जब हमको तुरंत ही छोड़ दिया तो हम लोग थोड़े समय के 1-2 मिनट के बाद फिर से अपने काम पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी होता है कि करंट क्या करता है कि कभी कभी जो इलेक्ट्रिक का झटका होता है वो जल्दी नहीं छोड़ता है। ठीक, तो वो थोड़े समय के बाद जब छोड़ता है तो ये हो सकता है कि इंसान 3 से 4 दिन या 5 दिन तक काम करने के योग्य ना हो। ठीक, कभी कभी ज्यादा इंजरी हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग हाई वोल्टेज पे होते हैं, ठीक, तो उस समय क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा करंट पास होने की वजह से हमारे शरीर की या तो चीजें या फिर या हमारे शरीर की जो चीजें हैं, ठीक, जिससे हम लोग उसको टच करेंगे, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, वो चीजें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि गल भी सक जाती है। ठीक, तो इंसान क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। ठीक, और दूसरी चीज या तो बहुत ज्यादा अगर वोल्टेज है, बहुत समय तक अगर पकड़ लिया है तो क्या इंसान हो जाएगा, या तो वो मर भी सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि वैद्युत दुर्घटनाओं का वर्गीकरण, इसमें देखेंगे वैद्युत दुर्घटनाओं का वर्गीकरण। इट मीन्स कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट। तो जैसा कि पहले बताए थे कि अगर हम लोग किसी भी अप्लायंस को टच किए, ठीक, किसी भी अप्लायंस को अगर हम लोग टच किए तो क्या होता है कि कभी कभी जो हमको झटका लगता है, ठीक, या तो ये हो जाए
या फिर हम लोग जो ऐसे खड़े हैं, ठीक, और ऊपर से आके एक तार गिर जाए, ठीक, तो इलेक्ट्रिक जब भी झटका लगेगा तो कभी कभी होता है कि तुरंत छोड़ देता है, तो जब तुरंत छोड़ देता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि स्मॉल एक्सीडेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल एक्सीडेंट। ठीक, अब स्मॉल एक्सीडेंट में क्या होगा कि ऐसी इंजरी आएगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा कि कहीं कहीं उंगली का दब जाना होगा या हल्का मुल्का झंझनाहट फील होना, ठीक है, या फिर थोड़ी मोड़ी कोई चोट आ जाए तो वो आ जाएगा हमारे पास स्मॉल एक्सीडेंट में। स्मॉल एक्सीडेंट में क्या हो जाएगा कि हल्की फुल्की चोट आना, ठीक है, हल्की फुल्की चोट आना, या फिर ये कह सकते हैं कि उंगली का दब जाना, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक के मैटर में नहीं होगा, ये उस हर मैटर में होगा जब जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं या फिर वहां पे मशीनों का काम कर रहे हैं, पता चला ये मशीन है ट्रांसफार्मर, इसको उठाना है, वहां पे उठाने में हम लोग हल्की सी लापरवाही कर दिए कि हम लोग देखे नहीं कि कौन कहाँ पर है और उसको लिफ्ट करा दिए, और किस तार से कराएं किससे नहीं कराएगा हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे ऊपर भी आके गिर सकता है ना। तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, स्मॉल एक्सीडेंट में, कि जब भी इलेक्ट्रिक शॉक या फिर किसी अप्लायंस की वजह से हमको कभी भी हानि पैदा होती है या फिर एक्सीडेंट होता है तो जिसमें हम लोग की हल्की फुल्की चोट आ गई या फिर हल्का सा कहीं कट हो गया, जिससे कि हम लोग 5-10 मिनट के बाद पुनः उस काम पे लौट जाते हैं कि अच्छा ठीक है फिर से वो काम करते हैं हम लोग, ठीक, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा, वो स्मॉल एक्सीडेंट में आएगा, ठीक है। आप लोग भी कभी कभी देखते होंगे कि किसी को हल्का सा चोट लगा और वो क्या करता है कि हाफ डे के बाद छुट्टी ले लेता है कि नहीं अब हमको काम नहीं हो रहा है हमसे काम, अब हम कल आएंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो वर्गीकरण है ये केस कौन सा हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल एक्सीडेंट में। फिर अगला आएगा हमारे पास जनरल एक्सीडेंट। अगला हमारे पास क्या आएगा, जनरल एक्सीडेंट। अब जनरल एक्सीडेंट में हम लोग ये देखेंगे कि कभी किसी को जब चोट लग जाती है तो थोड़ी सी ज्यादा चोट लग जाती है, जिसमें कि इंसान को कुछ अंदरूनी चोट भी ज्यादा लग जाती है, जैसे कि हाथ का सूज जाना या फिर कहीं कहीं क्रैक हो जाना हाथ पैर में, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है कि इंसान 5 से 6 दिन तक अपने काम पे वापस नहीं आ पाता, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इंसान 5 से 6 दिन तक अपने काम पे वापस नहीं आ पाता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एक्सीडेंट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि जब चोट खाया इंसान या फिर जिसको चोट लगी है वो 4 से 5 दिन के बाद या फिर 4 से 5 दिन तक काम ना कर सके, इसमें क्या होगा कि 5 से 10 मिनट बाद काम पुनः करने लगे, ठीक है। स्मॉल एक्सीडेंट में क्या होगा कि 5 से 10 मिनट में ही क्या होगा कि हम लोग पुनः काम कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिर कि बिग एक्सीडेंट। बिग एक्सीडेंट में क्या होगा कि वो इंसान दोबारा काम पे या तो बहुत देर के बाद आए, जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बिग एक्सीडेंट। बिग एक्सीडेंट में क्या होगा कि कोई भी इंसान जिसको चोट लगा है या फिर जिसको इंजरी हुई है
कि शॉक लग गया है, इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर कोई सामान उसके ऊपर गिर गया है, तो उस केस में क्या होगा कि 4 से 5 महीना तक ना आ पाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी हाथ पैर कुछ भी प्रॉपरली पूरी तरह डैमेज हो गई है, या फिर क्या हो सकता है कि वो डेथ भी कर सकता है। तो वो किसमें आ जाएगा, बिग एक्सीडेंट में आ जाएगा। कि बिग एक्सीडेंट में क्या हो सकता है कि इंसान की ज्यादा से ज्यादा मौत हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखे थे जनरल एक्सीडेंट। तो जनरल एक्सीडेंट में क्या था कि इंसान जिसको चोट लगी है वह 4 से 5 दिन काम करने योग्य न हो। क्या होगा कि 4 से 5 दिन काम करने योग्य न हो, तो ऐसे एक्सीडेंट को जनरल एक्सीडेंट कहते हैं, जो कि हम लोग की जनरल लाइफ में भी हमेशा होती रहती है। ठीक है, कि कभी साइकिल से लड़ गए, कभी बाइक से लड़ गए, कभी ये इधर चोट लग गया, कभी उधर चोट लग गया, तो क्या होता है कि हम लोग कभी कभी 2 से 3 दिन तक बेड पे ही बेड रेस्ट करते रह जाते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि या तो हमारी लापरवाही होती है कि हम ध्यान से नहीं चला रहे हैं, या फिर सामने वाले की। ज्यादातर क्या होता है कि सामने वाला ज्यादातर केस में वो लापरवाही करता है, और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है कि हमारा क्या हो जाता है, जनरल एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा सामान भी टूटा और हम भी टूट गए। ठीक, फिर इसके बाद बिग एक्सीडेंट में क्या होगा कि ज्यादा 4 से 5 महीना 4 से 5 महीने वर्किंग कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद या तो डेथ क्या हो जाएगा, या तो वो मर जाएगा। ठीक, या तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, या तो बहुत समय के बाद वो क्या करेगा कि इंडस्ट्री या फिर जहां पे भी काम कर रहा है उसको ज्वाइन करेगा। ठीक, तो ये हमारे पास 3 कैटेगरी में हम लोग क्या किए हैं कि एक्सीडेंट को हम लोग कैटेगराइज किए हैं, जिसमें स्मॉल, जनरल और बिग एक्सीडेंट। तो इस 3 तरीके के हमारे पास एक्सीडेंट है। ठीक है, अब हम लोग अगला पढ़ते हैं कि अगला क्या है कि किसी को भी, जैसे किसी को भी कोई व्यक्ति है, अगर उसको क्या हो जाए कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक, इसको क्या हो कि ये तार जा रहा है, यहाँ पे ये तार जा रहा है, और ये तार को ये क्या करे, गलती से अगर ये इसको छू दे, ठीक है, और ये ग्राउंड पे है, तो क्या होगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, और इसको क्या होगा कि शॉक लगे। ठीक, तो जब इसको क्या होगा कि शॉक लग रहा है, ठीक, किसी भी व्यक्ति को अगर शॉक लगता है और उस समय अगर हम लोग वहां पे हैं, तो किस तरीके से या हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग बचा सकें। ठीक, कोई लोग क्या करते हैं कि भावनाओं में आके क्या करते हैं कि इसको आके पीछे से ही टच कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा व्यक्ति आके क्या करेगा कि पीछे से इसको ढकेलने की कोशिश करेगा, और ये भी उसके चपेट में आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो इसको शॉक लगा हुआ है, और ये भी आकर अगर इसको टच करेगा तो करंट इसमें से फ्लो होगी, और यहाँ से क्या होगा कि ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये भी इसके संपर्क में ये आएगा बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के, तो क्या होगा कि इसको भी शॉक लग जाएगा। ठीक, ऐसे एक मूवी थी ना जिसमें क्या हुआ कि एक लोग को शॉक लगा और दूसरा को इसको बचाने आया तो उसको भी इसके साथ चिपक गया था। ठीक, तीसरा आया तो तीसरा भी चिपक गया। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि भावनाओं में आके अगर किसी को करंट लगा है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अपनी सेफ्टी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपनी सेफ्टी, तभी तो हम दूसरों को बचा पाएंगे। जब तक हम लोग अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तब तक हम लोग दूसरों की सेफ्टी नहीं कर सकते। तो हम लोग को भावनाओं में ना बह के क्या करना होगा, या तो सबसे पहले हम लोग को उसको टच करने से अवॉइड करना होगा। ठीक है, नहीं तो हम भी हेल्प के लिए चिल्लाएंगे फिर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब कि किसी को भी जब भी विद्युत का झटका लगता है,
ठीक है। तो विद्युत का झटका लगने के बाद उसको कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहां से भी ये लाइन आ रही है, या तो हम लोग घर पे हैं तो घर पे जहां से भी ये लाइन आ रही है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक, या फिर हमारे घर का जो रूम है, मेन रूम है, तो उसका या तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर दो या फ्यूज निकाल दो तुरंत। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और हमको यहाँ पे शॉक नहीं लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पास वाली जो स्विच है, जो इसकी स्विच है, ठीक, जिससे उसको शॉक लगा है, वो स्विच को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ कर देंगे। ठीक। तो इसमें क्या हम लोग करेंगे, पहला कि सप्लाई स्विच, सप्लाई स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक है। अगर वो हमारे पास में है तो क्या करेंगे, सप्लाई स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक। और अगर हमारे पास सप्लाई स्विच नहीं है, कि सप्लाई स्विच बहुत ज्यादा दूर है, जैसे कि अगर हमारे पास पोल है, पोल में लाइन लगा हुआ है, ठीक है, और वो लाइन किसी भी इंसान के ऊपर चलते हुए गिर जाए तो क्या होगा, तब तो हम लोग स्विच को तो नहीं खोज पाएंगे ना, कि पोल के पास अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पे इसका जो कंट्रोल है वो बहुत दूर है, ठीक, तो उस समय हम लोग स्विच को तो नहीं कर पाएंगे। तो उस समय क्या करेंगे, कोई भी सूखा कपड़ा लेंगे, ठीक, या फिर रबर का कपड़ा, रबर ले लेंगे, ठीक, रबर के दस्ताने, या फिर उस समय अवेलेबल नहीं होगा तो सूखा कपड़ा, रस्सी या फिर लकड़ी की सहायता से इसको हम लोग अलग करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सूखे कपड़े हुए, ठीक, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर फंदा बना के या फिर सूखा कपड़ा डाल के हम लोग इसको अपनी ओर खींच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अगला कि शुष्क कपड़े से अपनी ओर खींच ठीक, सूखे कपड़े से अपनी ओर खींचना चाहिए। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्सी का रस्सी का फद्दा बनाकर अपनी ओर खींच खींचना चाहिए। ठीक है। रस्सी का फंदा बनाकर अपनी ओर खींचना चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग के पास अगर डंडा है तो डंडे की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी चीज या फिर जो भी हमारी बॉडी का जो भी हिस्सा उस तार के संपर्क में आया है, ठीक है, उस फाल्टी तार के संपर्क में आया, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उस डंडे से यहाँ पे मारेंगे, चोट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि झटके से ये चीज छूट जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि उठा के आदमी को ही लगे मारने, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक से कम आपके डंडे से उसको बहुत ज्यादा शॉक लग गया। ठीक है। तो हम लोग वो नहीं करेंगे, किसी आदमी को नहीं मारेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो भी जहां पे भी जो भी हिस्सा हमारा टच है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से, उसको हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे हम लोग झटके से मारेंगे या फिर वहीं से हम लोग उसको हटाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा संपर्क छूट जाए। ठीक है। तो अगला हम लोग क्या कर सकते हैं कि सूखे डंडे से
इन्हीं की गीला डंडा ले लिए कि चले हम लोग क्या कर दिए कि बगल से के पेड़ या फिर कोई झाड़ी है वहां से एक गीला डंडा भी तोड़ लिए और उससे हम लोग इसको अलग करने लगेंगे। तो उस समय क्या होगा कि इसके साथ साथ हम भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा हमको ध्यान क्या देना है कि शुष्क लकड़ी, शुष्क लकड़ी से व्यक्ति को छुड़ाना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे कि शुष्क लकड़ी से हम लोग क्या करेंगे कि व्यक्ति को छुड़ाएंगे। ठीक है, अगर शुष्क की जगह गीला अगर ले लिए तो क्या होगा कि हम भी गीले गीले हो जाएंगे। ठीक, तो फिर इसके बाद अगला क्या है, पांचवा पांचवा क्या है कि हम लोग के पास अगर कोई भी दस्ताना है, ऐसा दस्ताना जो कि इलेक्ट्रिक के प्रति क्या हो, इंसुलेट हो या फिर उसका कुचालक हो, जैसे रबड़ के दस्ताने, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास रबड़ के दस्ताने हैं तो उससे हम लोग किसी भी व्यक्ति को जिसको शॉक लगा है उसको हम लोग धक्का दे सकते हैं। ठीक, और जैसे ही हम लोग रबड़ के दस्ताने पहन के धक्का देंगे तो हमारे ऊपर भी इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं होगा और वो व्यक्ति भी बच जाएगा। ठीक, तो ये सारे सिनेरियो में हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो हमें एकदम कामुक होके हमको एकदम शांत होके उस काम को देखना है या फिर उस शांत होके उसको देखना है कि किस तरीके से हम अपने सेफ्टी के साथ साथ उसकी सेफ्टी कर पाए। अगर हम लोग अपनी सेफ्टी कर भी नहीं पाएंगे तो हम लोग उसकी सेफ्टी भी नहीं कर पाएंगे, इसका हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किसी को भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो क्या क्या तरीके हैं जिस तरीकों से हम लोग किसी भी जो इलेक्ट्रिक शॉक वाले व्यक्ति को हम लोग हटा सकते हैं जिससे कि उसको ज्यादा इंजरी ना हो। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ठीक, और वो व्यक्ति किसी भी, अब हम लोग कहीं गए हैं और हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़े हुए हैं तो हमको इतना जानना जरूरी है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो या तो बेहोश हो जाता है, ठीक है, या फिर कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी धड़कनें बंद हो जाती है। जब ये इतनी बड़ी जब सिचुएशन आएगी तो हमको उस समय क्या करना है कि जिससे कि उस व्यक्ति की जान बच जाए, ताकि एम्बुलेंस के आते आते या तो हम लोग उसका फर्स्ट एड कर दें, ठीक, कि उसको हम लोग आर्टिफिशियल या फिर अपने तरीके से कुछ मेथड है वो मेथड लगा के हम लोग उस व्यक्ति की जान बचा ले। ठीक है, जब तक कि वो एम्बुलेंस वहां पर आ नहीं जाती। ठीक, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रेसे, तो इसमें देखेंगे कृत्रिम सांस देने की विधियां, इसमें देखेंगे कृत्रिम कृत्रिम सांस देने की विधि। ठीक, मेथड ऑफ रिस्पिरेशन, मेथड ऑफ आर्टिफिशियल
प्रेशर। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि कभी हमारे सामने कभी ऐसा केस आ जाए कि किसी को भी बिजली का झटका लगा है, ठीक, और उसको हमको क्या करना हो कि उसकी जो सांसें हैं वो रुक गई हो, वो धड़कने या फिर रुक गई हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम लोग आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन करेंगे, यानी कि कृत्रिम सांस देने की उसको कोशिश करेंगे। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को हम लोग बचा सकते हैं जब तक कि एम्बुलेंस वहां पे न आ जाए। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो क्या हो गया, बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद उसकी नस नहीं चल रही है, ठीक, या फिर उसकी धड़कनें बंद हो गई हैं, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले कुछ मेथड है जिसमें हम लोग क्या करेंगे। जैसे हम लोग का पहला मेथड है कि बैक प्रेशर मेथड। पहला क्या है, बैक बैक प्रेशर मेथड। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जिस साइड अगर वो बेहोश हुआ है, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि शरीर में कहीं पे भी उसके छाले तो नहीं पड़े हैं, ठीक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से क्या होता है कि शरीर पे कभी कभी आगे पीछे पीठ पे या पेट पे या कहीं पे भी छाले पड़ जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि उसके पीठ या पेट पे कहीं पे भी छाले तो नहीं पड़े हैं। अगर छाले पड़े होंगे तो उस हिस्से को छोड़कर, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे उस हिस्से को, ठीक, और दूसरे हिस्से से हम लोग मैथड दूसरे विधि से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग को बोला है कि बैक प्रेशर विधि में, ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि जिसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसके पीठ पर कोई भी तरीके की छाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि पता चला वहां छाला है और हम लोग उसी पे प्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो छाला है वो वहां पे फूट सकता है, ठीक, जिससे कि वो उस व्यक्ति को और ज्यादा तकलीफ होगी। तो इस विधि में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको क्या करेंगे, पेट के बल एकदम बढ़िया से लेटा देंगे। इसमें इस विधि में क्या करते हैं कि छाती के बल उस पर क्या करेंगे कि बढ़िया से लेटा देंगे। जो भी व्यक्ति हमारे पास है जो पीड़ित व्यक्ति है, तो पीड़ित व्यक्ति को छाती के बल एकदम बढ़िया से लेटा देंगे। ठीक है, और उसके ऊपर आके हम लोग क्या करेंगे कि उसके पीठ पे हम लोग प्रेशर करेंगे। ठीक, उसके जब एकदम बढ़िया से लेटा दिए, लेटाने के बाद उसके थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वो कोई भी चीज खाया तो नहीं है, उसका मुंह एकदम साफ है, तो वहां पे हम लोग फिर क्या करेंगे, उसके पीठ को हम लोग 1 मिनट में 10 से 12 बार उसको पुश करेंगे। ठीक, और ये पुश हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि उसकी सांसें वापस ना आ जाए। ठीक है, और उसका हाथ कैसा होना चाहिए, उसका हाथ आगे की ओर। ठीक, हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी व्यक्ति को हम लोग देंगे पीठ दाब, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसकी हाथ आगे होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो चेहरा है एक साइड झुका, या फिर उसका चेहरा एक थोड़े से हाइट पे हो, ताकि वो क्या करे कि सांस ले भी सके अपने से। ठीक, जैसे ही हम लोग इसमें प्रेस करेंगे तो हवा बाहर आएगी, छोड़ेंगे तो फिर अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मे बी उसकी धड़कन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस विधि में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग कि इंसान को चेस्ट के बल लेटाएंगे और पीठ पे हम लोग दबाव देके, यहाँ पे पीठ पे दबाव देके हम लोग उसका कृत्रिम इंस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगले मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी को मूर्छित हो गया है और अगर उसका पेट वाले हिस्से में क्या है कि पेट वाले हिस्से में अगर छाले पड़ गए, तो अब क्या करेंगे कि इसमें करेंगे कि आर्म प्रेशर,
लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, आर्म टेंशन एंड चेस्ट प्रेशर मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई भी इंसान है उसको हम लोग क्या करेंगे, छाती के बल, ठीक, बैक के बल, पीठ के बल हम लोग उसको लेटा देंगे और उसके दोनों हाथों को पीछे की ओर खींच के, ठीक है, उसके हाथों को क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या किए, ठीक, ठीक है, उसके दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे और दोनों हाथों को पीछे की ओर खींच के उसके चेस्ट पे क्या करेंगे कि उस पे प्रेशर करेंगे, ठीक है, उसके चेस्ट पे क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे कि उसके दोनों हाथों को पीछे यहाँ बैठ के, पीछे यहाँ बैठ के इनके दोनों हाथों को क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक, और खींचने के बाद इसके दोनों चेस्ट को यहाँ पे प्रेशराइज करेंगे कि प्रेशर देंगे कि धीरे 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 कि ताकि इसकी जो सांस जो रुक गई है, ठीक, ये क्या हो कि दुबारा पुनः क्या हो जाए कि पुनः स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि सेकेंड विधि है, ठीक, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे पास कि तीसरा भी यही सेम इसी तरह है जिसमें कि हमको हाथ को नहीं खींचना होगा और सिर्फ चेस्ट प्रेशर मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ चेस्ट को ही प्रेशराइज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों किसी को एकदम लेटा के, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके दोनों चेस्ट पे हाथ यहाँ रख के और इस पे यहाँ पे प्रेशराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रेशर करेंगे तो क्या होगा कि ये चीज हमारा फूलेगा और दबेगा, जिससे कि हमारी जो सांसें हैं दोबारा से आ सकती हैं, ठीक। और ये तब तक करना है जब तक कि कोई भी एम्बुलेंस पास में ना आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद इसको नोट कर लिए, अगला पे आते हैं कि अगला में हम लोग के पास सबसे, जब हमारे पास देखेंगे कि हम उसके छाती पे भी और उसके पीठ पे भी दोनों साइड छाले पड़ गए हैं, तो हम लोग के पास क्या होगा कि माउथ टू माउथ, अगला कौन सा है, माउथ टू माउथ तो माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी पीड़ित व्यक्ति है तो पीड़ित व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे कि अपने मुंह से उसके मुंह में हम लोग को फूंक मारना रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग फूंक मारेंगे तो उसकी जो चेस्ट है, चेस्ट में हवा भरेगा, ठीक, और फिर उसके बाद जब हम लोग फूंक छोड़ेंगे तो उसकी चेस्ट से हवा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे ही हम लोग क्या होगा कि ये चीज हम लोग करेंगे तो उसका चेस्ट में दबाव पड़ेगा, फूलेगा दबेगा, फूलेगा दबेगा, तो मे भी हो सकता है कि उसकी सांस वापस आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले इसको करने से पहले हमको देखना होगा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो जिसको शॉक लगा है, ठीक, उसका मुंह पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, ठीक। अगर मुंह साफ नहीं है, ठीक है, जैसे कोई अगर गुटखा खाया हुआ, पान खाया हुआ है तो उसको सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मुंह को साफ करने के बाद उसकी नाक को दबाएंगे और नाक को दबाने के बाद मुंह को खोल के मुंह से ही क्या करेंगे, हवा फेंकेंगे, जिससे कि क्या होगा कि उसकी चेस्ट फूलेगी, ठीक है। तो इस विधि में हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि किसी भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के मुंह में कुछ ना हो, उसका मुंह एकदम साफ हो जाए, ठीक, साफ हो, ठीक। दूसरी चीजें नाक को दबा के मुंह में फेंकेंगे हवा, ठीक। फिर इसी में सेकेंड होता है कि माउथ टू नोज, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अगर मुंह से नहीं हो काम हो
करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके चेस्ट में हवा जाएगी और वो में भी जिंदा हो सकता है। ठीक है, और ये हमको तब तक करना है जब तक कि पास में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी एम्बुलेंस न आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति जिसको शॉक लगा है उसको हम लोग फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। ठीक है, कि जब तक कि एम्बुलेंस न आ जाए। ठीक, तो यहीं तक कि आज हम लोग क्लास रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास सेफ्टी है, ठीक, तो सेफ्टी में हम लोग कौन कौन सी सावधानियां रखें कि जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये आपका ये क्लास आपको पसंद आता है तो आप इसको जरूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में सबको बताइए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन की क्लास चल रही है। ठीक है, जो कि सारे